Hello everyone, welcome back to our biology class of 11th, and today we are going to talk about one of the most important topic of biomolecule which is enzymes. ठीक है, आज हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंजाइम्स। और एंजाइम्स जो है ये इम्पोर्टेंस इसलिए भी रखता है क्योंकि आप इसे लगभग सभी फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ पढ़ेंगे। कुछ केमिस्ट्री में भी रहता है, ठीक है, फिर आगे आप फार्मेसी करते हैं, फार्मेसी में भी हो सकता है, ठीक है, बीएससी में भी हो सकता है, फिर प्लेन बीएससी करते हैं, या कहीं आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे भी हर जगह ये एंजाइम आपको मिलेगा। और एंजाइम्स यूँ भी हम इन जनरल बहुत सारी चीज़ों में हम एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। डाइजेशन से रिलेटेड हम बात करते हैं, ठीक है। आपने डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, वहाँ हमने एंजाइम्स देखा था। तो ये जो एंजाइम्स है ये एक्चुअल में है क्या, वो हम सब देखेंगे। किसने डिस्कवर किया था और कब, इसकी पूरी हिस्ट्री हम देखेंगे। फिर एंजाइम्स के हम कुछ कैटेगरी क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, एंजाइम का नोमेनक्लेचर करेंगे, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। हिस्ट्री या इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो एंजाइम, द टर्म एंजाइम वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय डब्ल्यू कोने, ठीक है। एंजाइम टर्म जो था सबसे पहले किसने बताया था? डब्ल्यू कोने करके साइंटिस्ट है। इन्होंने 1878 में इसके बारे में बताया था, कोने करके, ठीक है। तो डब्ल्यू कोने वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु कॉइन्ड एट फर्स्ट द टर्म, मतलब इन्होंने क्या दिया था? टर्म्स के बारे में बताया था, टर्म एंजाइम्स, ठीक है। एंड एंजाइम टर्म डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है। ये एंजाइम जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है, जिसकी मीनिंग होती है एंजाइम। एंजाइम में जो मीनिंग है इसमें इन का मतलब IN, इन। एंजाइम मीन्स होता है, एंजाइम मीन्स होता है इन ईस्ट, which means in east, which means in east। इसका मतलब क्या हो गया? ईस्ट, ईस्ट के अंदर। तो सबसे पहले जो एंजाइम था वो ईस्ट के अंदर एक्सट्रैक्ट किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम में जो IEN जो है इसका मीनिंग होता है IN, इन, मतलब अंदर। एंजाइम का मतलब क्या होता है? ईस्ट, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी साइंटिस्ट आए, जैसे बकनर करके साइंटिस्ट थे एक, ठीक है, बकनर साइंटिस्ट, एडवर्ड बकनर was the first scientist who extract Zymes enzyme। इन्होंने Zymes enzyme एक्सट्रैक्ट किया था इन 1907 में, ठीक है। और फिर एक साइंटिस्ट आए थे, समनर करके एक साइंटिस्ट थे। समनर साइंटिस्ट जो थे इन्होंने एक यूरियस एंजाइम को एक्सट्रैक्ट निकाला था, और 1926 में इन्होंने यूरियस एंजाइम के बारे में बताया था, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ कॉमन चीज देख रहे हैं, जैसे एज, ठीक है, यहाँ पे भी एज। तो एंजाइम्स की नोमेनक्लेचर जब किया जाता है तो एंजाइम के नेम के एंड में, मतलब उसका जो सफिक्स रहता है, सफिक्स, वो क्या लगता है? एज प्रोनाउंस किया जाता है, एज के टर्म में ये यूज होता है सफिक्स का एंजाइम का। तो यहाँ तक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। द टर्म एंजाइम वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय डब्ल्यू कोने इन 1878 and the term enzyme derived from Greek word enzyme, in which in means in, in, enzyme means ईस्ट, मतलब क्या हुआ? ईस्ट के अंदर, ठीक है। तो ईस्ट के अंदर सबसे पहले एंजाइम को देखा गया था, ऑब्जर्व किया गया था। फिर एडवर्ड बकनर ने जाइमेस एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया, फिर इसका समनर ने यूरियस को निकाला था, ठीक है, यूरियस एंजाइम की डिस्कवरी की थी। इसके बाद इसको हम डिफाइन करेंगे, तो था इसका एंजाइम का इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी, एंजाइम की। एंजाइम की डेफिनेशन क्या है? तो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम जो होते हैं एक तरह के बायोकैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। बायोकैटलिस्ट तो आप जानते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट जो किसी भी रिएक्शन को, बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। अब एंजाइम जो है वो बायोकैटलिस्ट के फॉर्म में यूज हो रहे हैं। बायोकैटलिस्ट एंजाइम्स आर, यहाँ पे क्या होता है? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, ठीक है।
एंजाइम क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट होते हैं विच एक्सिलरेट बायोकेमिकल रिएक्शन, जो क्या एक्सिलरेट करते हैं? विच एक्सिलरेट बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, विदाउट बीइंग यूज्ड, ठीक है, विदाउट बीइंग यूज्ड, ठीक है। मतलब एंजाइम जो होते हैं एक तरह के बायोकैटलिस्ट होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्सीलरेट करते हैं विदाउट बीइंग यूज्ड। विदाउट बीइंग यूज्ड मतलब खुद वो यूज नहीं होते हैं, ठीक है, और बिना यूज में एंजाइम एक्सीलरेट करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह हम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, कैटलिस्ट जो रहते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सीलरेट करते हैं, उसके रेट ऑफ रिएक्शन कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं कैटलिस्ट की तरह होते हैं, इसलिए इनको हम बोल रहे हैं बायोकैटलिस्ट। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्सीलरेट करते हैं, ठीक है। कुरे ने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले, और टर्म भी उन्होंने दिया था, ठीक है। और ये जो एंजाइम है ये हमारी बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन, जैसे हम डाइजेशन हमने देखा था, पेप्सिन, रेनिन, फिर ट्रिप्सिन हमने देखा था, और भी बहुत सारे माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, सलाइवरी अमाइलेज, ये कुछ हमने एंजाइम्स देखे थे। इज इट क्लियर? ठीक, ओके, ऑलराइट। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे इस बार एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, ठीक है। आगे हम क्या देखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देखेंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलिए तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स में एंजाइम्स बिहेव एज कोलाइट। एंजाइम होते हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं? एंजाइम्स, ठीक है, वो अपन देखते हैं यहाँ पे। एंजाइम्स बिहेव्स एज कोलाइट। एंजाइम किस तरह बिहेव करते हैं? कोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। इज इट क्लियर? एंजाइम किस तरह बिहेव करते हैं? एंजाइम बिहेव एज कोलाइट, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे, सेकंड में आप ये बताएंगे एंजाइम डीएक्टिवेटेड और इनएक्टिवेट जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के नीचे एंजाइम जो रहते हैं इस टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं? डीएक्टिवेट हो जाते हैं या इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। एंजाइम्स इनएक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड just below the boiling point of water, ठीक है। वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के नीचे क्या हो जाते हैं? डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं या इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं। और टेम्परेचर यदि ज़्यादा बढ़ता है तो भी ये क्या होते हैं? जैसे 60 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है? डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं। बिकॉज एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर। एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीनस नेचर के होते हैं, ठीक है। तो आप थर्ड पार्ट बताएंगे एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर। एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर। नेचर वाइज ये कैसे होते हैं? प्रोटीनस होते हैं, बट प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर बट प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ठीक है। तो सब एंजाइम जो होते हैं वो तो प्रोटीनस नेचर के होते हैं, लेकिन प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। तो एंजाइम जिस वजह से प्रोटीन जो होते हैं ज़्यादा टेम्परेचर पे डीएक्टिवेट हो जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा हम बॉयल एग जो रहता है कई बार ज़्यादा बॉयल हो जाता है तो ब्लैक हो जाता है, तो उसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो रहता है वो डैमेज हो जाता है। और वो क्योंकि टेम्परेचर रेंज होती है यहाँ पे, एंजाइम की भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज होती है। देयर आर स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज इन एंजाइम, ये आप बता सकते हैं। एंजाइम एक्ट एज स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज, ठीक है। यहाँ बताएंगे आप क्या? एंजाइम्स एक्ट एज स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज, ठीक है। स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज होती है एंजाइम की, कितने टेम्परेचर पे ये वर्क करते हैं। एंजाइम जो होते हैं ये 25 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक की रेंज में ये प्रॉपर वर्क करते हैं, ठीक है। और इस टेम्परेचर पे ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या रहता है? 35 डिग्री सेल्सियस जो रहता है ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या रहता है। तो इस रेंज पे एंजाइम प्रॉपरली वर्क करेंगे। इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी जो रहेगी वो डिक्रीज होती जाएगी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप बताएंगे, अगला पॉइंट बताएंगे एंजाइम्स एज
हाई मॉलिक्यूलर वेट एंजाइम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। तो अगला पॉइंट आप यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फिफ्थ पॉइंट। ये फिफ्थ पॉइंट का टेम्परेचर का हो गया, ये फोर्थ था, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आप बताएंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम इज हाई, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम्स आर हाई। ये क्या होती है, हाई होती है मॉलिक्यूलर वेट। हार्मोन्स की लो होती है, इसकी मॉलिक्यूलर वेट जो होते हैं एंजाइम्स की वो हाई होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एंजाइम्स है हाई मॉलिक्यूलर वेट। इसके बाद नेक्स्ट आप बताएंगे एंजाइम वर्क, एंजाइम एक्शन इज स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। एंजाइम एक्टिविटीज आर स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक एंजाइम्स वर्क एट, या यूँ कहें कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में एक पर्टिकुलर एंजाइम ही एक्ट होगा। जैसे एक पर्टिकुलर लॉक जो होता है वो एक स्पेसिफिक की से ही ओपन होगा, ठीक है। आपकी गाड़ी का जो ताला है वो एक आपकी गाड़ी की चाबी से ही ओपन होगा, किसी दूसरे की गाड़ी की चाबी से वो ओपन नहीं होंगे, है ना, ये याद रखिएगा। तो इसकी एक्टिविटी जो रहती है वो स्पेसिफिक होती है ना। स्पेसिफिक साइट्स होते हैं एंजाइम्स में और उसी साइट में उनकी एक्टिविटी होती है। तो एंजाइम की एक्टिविटी या उसका फंक्शन यदि हम बात करें तो वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। या एंजाइम का नेचर जो होता है स्पेसिफिसिटी इसमें होती है या स्पेसिफिक नेचर के ये होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंजाइम जो थे वो कैटलिस्ट बिहेवियर के होते हैं, ठीक है। ये भी आप एक पॉइंट बोल सकते हैं। नेचर वाइज प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं और ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर बट एंजाइम प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, है ना। ये याद रखिएगा। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम्स के, ये जरूर आपको तैयार करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे एंजाइम का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, कुछ और भी इसके टाइप्स हम देखते हैं, जैसे यही पे मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो यही तो आपने सीख लिया कि एंजाइम जो होते हैं प्रोटीनस नेचर के होते हैं, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं। आगे और देखते हैं हम इससे रिलेटेड बातें। एंजाइम में कुछ प्रोटीनस पार्ट होता है और कुछ नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है, ठीक है। एंजाइम में एक प्रोटीनस पार्ट होता है और कुछ नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, एक बात करेंगे हम प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम्स, प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीनस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। इसको हम कलर से चॉक से लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। इसके प्रोटीनस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं, एपो एंजाइम, ठीक है। और इसका जो नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है, नॉन प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम, नॉन प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम, इसका जो नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है एंजाइम का, उसको क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, कोफैक्टर कहते हैं, कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर, एपो एंजाइम, ठीक है। और ये जो प्रोटीनस पार्ट और नॉन प्रोटीनस पार्ट, ठीक है, प्रोटीनस पार्ट एंड नॉन प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम्स आर कलेक्टिवली नोन एज, इसको बोलते हैं होलो एंजाइम। इसको क्या कहेंगे, होलो एंजाइम कहेंगे, इसको होलो एंजाइम्स कहेंगे। तो ये याद रखिएगा, 1 मार्क के क्वेश्चन में या एमसीक्यू क्वेश्चन में, एमसीक्यू में आपसे पूछा सकता है एपो एंजाइम, कोफैक्टर, ठीक है, और होलो एंजाइम। अच्छा, इसमें कोफैक्टर में भी कुछ और एक चीज जुड़ जाती है, व्हेन इनऑर्गेनिक आयंस आर अटैच्ड विद कोफैक्टर और नॉन प्रोटीनस पार्ट, ठीक है। ये जो कोफैक्टर जो रहता है, जब इससे इनऑर्गेनिक आयन जुड़ जाते हैं, व्हेन इनऑर्गेनिक आयंस आर प्रेजेंट इन कोफैक्टर, जब इस कोफैक्टर पार्ट से इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, जैसे पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, ये सब कुछ पार्ट्स अटैच हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप। क्या नाम दिया गया उसको, प्रोस्टेटिक ग्रुप कहा जाता है, ठीक, प्रोस्टेटिक ग्रुप कहते हैं।
ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। एपो एंजाइम आपको याद रखना है, कोफैक्टर याद रखना है, होलो एंजाइम और प्रोस्टेटिक ग्रुप याद रखना है। तो जब कुछ इनऑर्गेनिक आयन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऐसे कुछ आयंस जब अटैच हो जाते हैं कोफैक्टर से, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोस्टेटिक ग्रुप कहेंगे। और प्रोटीनस पार्ट एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीनस पार्ट कोफैक्टर। कोफैक्टर से जब इनऑर्गेनिक आयंस अटैच हो जाते हैं तो उसे हम कहेंगे प्रोस्टेटिक ग्रुप। और एपो एंजाइम और कोफैक्टर मतलब प्रोटीनस पार्ट और नॉन प्रोटीनस पार्ट दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है आपको? इज इट क्लियर? ओके, ऑल राइट, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट देखते हैं हम क्लासिफिकेशन, नहीं सॉरी, क्लासिफिकेशन पहले हम देखते हैं, इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, शॉर्ट में, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम देखेंगे आगे हम। nomenclature of enzymes. Most of the enzymes are named by using suffix as, ठीक है। अधिकांश एंजाइम जो होते हैं वो उनका नॉमेनक्लेचर जब किया जाता है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर नेम्ड बाय यूजिंग सफिक्स एस, ठीक है। कौन सा सफिक्स यूज किया जाता है? सफिक्स यहाँ पे यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है? एज। कौन सा सफिक्स यूज किया जाता है? एज। जैसे आपने प्रोटीएजेस, लाइगेजेस, ट्रांसफरेजेस आप पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आप माल्टेस, लैक्टेस, सुक्रेस ये आप पढ़ते हैं। तो सफिक्स जो है वो एज यूज होता है, और जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस पे उसकी एक्शन हो रही है, जैसे अपने ग्लूकोज पे हो रही है, ठीक है, लैक्टेस पे, लैक्टोस पे हो रही है तो लैक्टेस हो जाएगा, माल्टोस पे हो रही है, प्रीफिक्स जो रहेगा उसका जिस सब्सटेंस पे एक्शन हो रही है, सपोज माल्टोस पे हो रही है, ठीक है, तो माल्टोस से यहाँ पे प्रीफिक्स क्या बन जाएगा? माल्ट, तो माल्ट हो जाएगा, ठीक है। और सफिक्स क्या लग, प्रीफिक्स इसका हो गया माल्ट, और सफिक्स क्या लग जाएगा? एस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? माल्टेस, ठीक है। लैक्टोस पे हो रही है, यदि सपोज लैक्टोस पे हो रही है तो उसका सफिक्स, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? लैक्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे से इनके नाम रखे जाते हैं। प्रोटीन पे हो रही है, यदि प्रोटीन्स पे एक्शन हो रही है, ठीक है, यदि इनकी एक्शन प्रोटीन्स पे हो रही है तो प्रोटीएजेस नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा उसका? प्रोटीएजेस नाम हो जाएगा, ठीक है। कुछ कई बार आप देखते हैं यहाँ पे लाइटिक वर्ड भी जुड़ता है, ठीक है। लाइटिक जो होता है, एक जब ब्रेक डाउन होती है, कुछ ब्रेकिंग वाली प्रोसेस होती है, तो वहाँ पे लाइटिक वर्ड यूज किया जाता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में प्रोटीन्स का डाइजेशन करने वाले प्रोटीएजेस। अब प्रोटीएजेस या जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं? आपने पढ़ा है, पेप्सिन के बारे में पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा आपने? पेप्सिन है, रेनिन है, ठीक है। पेप्सिन पढ़ा है आपने, डाइजेशन पढ़ा था हमने। फिर आपने रेनिन एंजाइम देखा है, रेनिन, ठीक है। आपने ट्रिप्सिन एंजाइम पढ़ा था, ठीक है। कौन सा पढ़ा था? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये एंजाइम्स हमने देखे थे जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। कुछ और भी हमने एंजाइम देखे थे, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम देखा था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम है, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, न्यूक्लिएजेस, ठीक है। फिर हमने ये प्रोटीन से एंजाइम देखे थे, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये भी आपने देखा हुआ है, ठीक है। और क्या है? काइमोट्रिप्सिन एंजाइम देखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि इनके एक IUB करके एक इंटरनेशनल एक यूनियन है या एक ब्रांच है। जैसे केमिस्ट्री होती है IUPAC सिस्टम, वैसे यहाँ पे एक सिस्टम है IUB। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर किया जाता है, और
सफिक्स यहाँ पे एज यूज किया जाता है और प्रीफिक्स जो रहेगा जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस पे रिएक्शन हो रही है वो लगाया जाता है। ठीक है, ये तो थोड़ा नॉमेनक्लेचर जो कि आईयूबी एक सिस्टम के थ्रू इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है एंजाइम्स का। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा एंजाइम का नॉमेनक्लेचर। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर, पॉलीपेप्टाइड नेचर के होते हैं और ये कैटालाइटिक बिहेवियर शो करते हैं, स्पेसिफिक नेचर होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, एंजाइम जो रहते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। ठीक है, और एंजाइम स्पेसिफिक नेचर के होते हैं कि स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सब्सटेंस पे ही एक्ट करेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन पे ही एक्ट करेगा। जैसे एक पर्टिकुलर लॉक जो रहता है एक स्पेसिफिक की से ही ओपन होता है। ठीक है, कोई सा भी ताला किसी भी चाबी से नहीं ओपन होता है। उसी तरह एंजाइम जो होती है जैसे पेप्सिन, ये प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, ये फैट का डाइजेशन नहीं करेंगे, फैट के लिए लाइपेज होंगे। ठीक है, फिर ये ट्रिप्सिन जो रहेंगे एक स्पेसिफिक प्रोटीन पे ही वर्क करेंगे, या रेनिन है मिल्क प्रोटीन होते हैं। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज जो रहते हैं वो सलाइवा या स्टार्च पे वर्क करते हैं। तो ये इस तरह से स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है और उन पे ही ये वर्क करते हैं। फिर हमने एंजाइम की हिस्ट्री पढ़ी, एंजाइम की डेफिनेशन पढ़ी। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट विच एक्सीलरेट biochemical reaction without being used. The term enzyme was first derived by W. Pune in 1878. फिर बाद में कुछ और साइंटिस्ट भी आए जैसे एडवर्ड बकनर, समनर, इन्होंने जाइमेज और यूरियस एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपने देखी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। फिर हमने एपो एंजाइम, प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। फिर नॉन प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। If cofactor is attached with inorganic ion, then it is known as prosthetic group. Proteinous part and non-proteinous part of enzymes are collectively known as holoenzyme. ठीक, इतनी बातें आप याद रखिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे निकल सकते हैं एमसीक्यू में या वन वर्ड में। ठीक है, इसको आप तैयार करें। आगे हम देखते हैं, आगे क्लासिफिकेशन है, कुछ फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, कुछ थ्योरीज भी हैं इसकी जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं बताया हुआ है, बहुत शॉर्ट बताया हुआ है। तो जैसे इसमें लॉक एंड की थ्योरी है। ठीक है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। तो ये कुछ थ्योरीज हैं। लॉक एंड की थ्योरी में बिल्कुल अपने जो लॉक और कीज जो होते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एंजाइम की एक्टिविटी स्पेसिफिक होती है, पर्टिकुलर लॉक जो होता है पर्टिकुलर की से ही ओपन होता है, वैसे उस लॉक एंड की थ्योरी में बताया हुआ है। तो आगे हम देखने वाले हैं इसको, यहाँ तक आप तैयार करिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।